दोस्तों, इस हॉरर स्टोरी में मैंने अपनी रियल आवाज़ का इस्तेमाल किया है। एआई वॉइस या किसी ऑटो वॉइस का नहीं। हर एक डर, हर एक एहसास, सस्पेंस आप एक मेरी असली आवाज़ के ज़रिए पहुँचेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप सुन सकें। रात गहरी थी। उत्तराखंड की पहाड़ियों पर हवा किसी घायल जानवर की तरह गुर्रा रही थी। सड़क पर दो लाइटें मुश्किल से रास्ता दिख पा रही थी। जीप में बैठे आरव चौहान ने कैमरे में अपने बगल में कसकर पकड़ा था। उसके साथ बैठी थी डॉक्टर अनामिका सेन। उसके चेहरे पर झिलमिलाती लाइट्स से डर और बेचैनी दोनों झलक रहे थे। आरव, तुम यकीन मानो, इस वक्त यहाँ आना सही नहीं है, अनामिका ने कहा, ठंडी सांस छोड़ते हुए। डर की जड़ वही होती है जहाँ हम जाना नहीं चाहते। आरव मुस्कुराया। इस पॉडकास्ट का नाम है सच्चाई का या श्राप। अगर हम इसी से डर गए तो सुनने वाले हम पर क्यों भरोसा करेंगे। जीप बंद पड़ी, हवेली के सामने रुक गई। लोहे का गेट आधा टूट हुआ था और हवा में झूलता हर बार डरावनी कराह निकाल रहा था। अनामिका उतरी। उसने टॉर्च ऑन की। धूल की गंध, मिट्टी में सीलन और हवा में सड़न का स्वाद महसूस हुआ। यहाँ अब कोई नहीं रहता? उसने पूछा। 50 सालों से नहीं, आरव ने कहा। पंडित हरिनाथ ने बताया था कि पिछली बार यहाँ जो भी रुका जिंदा नहीं लौटा। हवेली का दरवाज़ा खुला, जैसे किसी ने भीतर से बुलाया हो। स्वागत है, एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। अनामिका ने चौंक कर देखा। तुमने सुना? हाँ, आरव धीरे से कहा। रिकॉर्ड हुआ। दोनों अंदर कदम रखते हैं। फर्श पर टूटी दीवारों पर पुराने तेल के दिए जले हुए निशान और बीच में एक सूखी गुलाब की माला। हर सांस में अतीत की कोई परछाई थी। अचानक ऊपर की छत से धप की आवाज़ आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। शायद कोई जानवर, आरव बोला। कैमरा ऊपर मुड़ा, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर जो दिखा वो जानवर नहीं था। वो एक औरत की परछाई थी जो दीवार के अंदर खड़ी थी। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। आरव, अनामिका की आवाज़ कांप रही थी। वो दीवार में कौन है? आरव ने उसकी ओर देखा, फिर कैमरा वापस घुमाया। दीवार अब खाली थी। शायद कैमरे की रिफ्लेक्शन थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। उन्होंने पहली मंजिल की ओर सीढ़ियां चढ़ी। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां कराह उठीं। आधे रास्ते में किसी ने उसके पीछे से धीरे से कहा, नम्रता। अनामिका रुक गई। उसने कहा। आरव पीछे मुड़ा। कुछ नहीं दिखा, पर टॉर्च की रोशनी में दीवार पर उभरता हुआ एक शब्द दिखा, मदद करो। अनामिका ने हाथ बढ़ाया तो दीवार पर ताज़ा खून जैसा दाग लगा। आरव, यह मजाक नहीं है, ये सबूत है। आरव फुसफुसाया। हम इसी जगह आए हैं। बाहर हवा और तेज हो गई थी। हवेली की खिड़कियों से टकराकर जैसे कोई औरत करा रही थी। नीचे उतरते वक्त आरव का कैमरा अचानक बंद हो गया। उसने बैटरी बदली, लेकिन स्क्रीन पर बार बार एक ही फ्रेम अटक रहा था। एक महिला सफ़ेद कपड़ों में दरवाजे के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या तुम देख रही हो ये? उसने कैमरा अनामिका की ओर घुमाया, लेकिन स्क्रीन अब काली थी। और तभी हवा में एक और आवाज़ आई, नम्रता वापस आ गई है। अनामिका ने डर से सीना कस कर पकड़ा। नम्रता कौन? आरव ने कैमरा नीचे रखा। हवेली की आखिरी मालकिन, जिसने यहाँ आत्महत्या की थी। कहा जाता है उसने श्राप दिया था कि जो भी सच खोजने आएगा खुद झूठ बन जाएगा।
तभी हवेली के भीतर किसी बिजली जैसी चमक गई। आरव और अनामिका दोनों ने देखा, बड़ी सी खिड़की के बाहर गांव का बुजुर्ग खड़ा था, पंडित हरिनाथ। उनकी आंखों में भय था। वह चिल्लाया, हवेली से बाहर निकलो अभी। बिजली फिर गिरी। पूरा दृश्य जलकर पल के लिए सफ़ेद हुआ और अगले ही पल आरव अकेला खड़ा था। अनामिका गायब थी। मैंने हर उस कमरे में ढूंढा, बस उसकी टॉर्च और रिकॉर्डर मिला। रिकॉर्डर में आखिरी आवाज़ थी वही जो हवेली के पहले मालिक की बेटी की थी। वो कह रही थी, मैं बाहर नहीं जा सकती आरव। समय अब गड़बड़ा गया है। मुझे पता नहीं मैं कितनी देर हवेली में रहा। अनामिका गायब है, लेकिन उसकी टॉर्च अब भी जल रही है। हर कमरे की दीवार पर नम्रता का नाम उभर आया और सबसे अजीब, हवेली जिंदा है। आरव हवेली के गलियारे में चलता है। उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार टिमटिमाती है। दीवारों पर पुराने चेहरे के चित्र हैं, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ भय से विकृत। वो दरवाज़ा धकेलता है जो पहली रात बंद था। दरवाज़ा खुलते ही भीतर की हवा सड़ांध से भारी थी। कमरा खाली, पर बीच में एक लकड़ी की कुर्सी बंधी थी जिस पर किसी के बाल और खून के दाग थे। मैंने समझने की कोशिश की यह सब कब हुआ होगा, लेकिन तभी दीवार के पीछे से किसी औरत की सिसकी सुनाई दी। वो दीवार के पास जाता है, टॉर्च की रोशनी झुकाकर देखता है। दीवार में हल्की दरार है। उसे वहाँ से एक कागज़ का टुकड़ा दिखता है। उसने उंगलियां डालकर निकाला। कागज़ काला पड़ चुका था, पर लिखावट बड़ी पढ़ी जा सकती थी। मैं यहाँ हूँ, मेरी आवाज़ अब इन ईंटों में है। हवा अचानक ठंडी पड़ गई। दीवार से आवाज़ आई, किसी महिला की, कमज़ोर और टूटी हुई आवाज़, आरव भाग जाओ। आरव पीछे हट गया। कौन हो तुम? अनामिका, क्या तुम वही हो? कहीं दूर से लंबी हंसी सुनाई दी, धीमी और बेहद डरावनी। फिर वही नाम, नम्रता। बाहर बिजली चमकती है। उसी पल आरव दरवाजे की दरार से देखता है कि गलियारे में कोई खड़ा है, सफ़ेद साड़ी में एक औरत, चेहरे पर अंधेरा और हाथ में वही टॉर्च और अनामिका की थी। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ हवेली की दीवारें कांपने लगी। रुको, तुम कौन हो? आरव चिल्लाया। औरत बोली, नहीं नहीं। बस उसकी टॉर्च जमीन पर गिरी। उसमें अब अनामिका का नाम उभर था, खून से लिखा हुआ था। आरव कुछ पल वहीं जड़ होकर खड़ा था। उसने रिकॉर्डर ऑन किया। रिकॉर्डर में, आरव, अगर तुम ये सुन रहे हो, समझो मैंने सच्चाई जान ली है। हवेली का श्राप सिर्फ आत्मा का नहीं, ये मन का जाल है। रिकॉर्डिंग अचानक बीच में कट गई। सिर्फ सन्नाटा बचा। आरव नीचे भागा, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, पर हवेली अब वैसी नहीं थी। रास्ते बदल गए थे। हर मोड़ पर वही कमरा, वही कुर्सी, वही दीवार, सब दोहराया जा रहा था। नम्रता, दिखाओ खुद को, उसने चिल्लाकर कहा। एक दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी और बीच में एक पुरानी डायरी रखी थी। उस पर लिखा था, नम्रता चौहान की डायरी। आरव का चेहरा सख्त हो गया। चौहान? वो पन्ने पलटने लगा। पहला वाक्य था, अगर पढ़ रहे हो तो जानो, हवेली मेरा घर नहीं, मेरी कैद है, और चौहान खानदान इसका वारिस नहीं, इसका कारण है। वह पढ़ता गया और सिहरता गया। डायरी के अनुसार हवेली में पहली बार श्राप तब लगा जब चौहान परिवार की बेटी नम्रता को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। कारण, उसने गांव के एक साधारण लड़के से प्रेम किया था। हवेली के मालिक ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी ही बेटी को इन ईंटों में दफन कर दिया था। नम्रता की मौत ने हवेली को साफ दे दिया। वो जो भी चौहान वंश से जुड़ा हो, उसे हवेली बुलाती है, ताकि
वह भी उस दीवार में समा जाए। आरव ने हाथ कांपने लगे। उसकी हथेली पर खून की छोटी बूंदें उभर आईं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके भीतर से दबाव बना रहा हो। नहीं, ये झूठ है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी आवाज आई उसके पीछे से, नहीं आरव, ये सच है। आरव पलटा। सामने अनामिका खड़ी थी, पर उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं। वो काली, गहरी, भीतर रोशनी निगलने वाली लग रही थी। अनामिका, वो मुझे नहीं ले गई आरव, वो मुझे समा गई है। वो मुझ में समा गई है। आरव पीछे हट गया। तुम नम्रता? अनामिका मुस्कुराई। हाँ, और अब तुम्हारी बारी है। कमरे की दीवारों धीरे धीरे दरकने लगी। मोटी ईंटों में से इंसानी आकृतियां बाहर निकल रही थीं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब चीख रहे थे। आरव ने कैमरा फेंका, बाहर की तरफ भागा। लेकिन हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा दरवाजा खोला नहीं जा रहा। दूसरी तरफ कोई था जिसने दरवाजा भीतर से बंद किया हुआ था। हवा में फुसफुसाहट गूंजी। अब तुम भी दीवार का हिस्सा बनोगे। धीरे धीरे आवाजें बंद हो जाती हैं, बस एक हल्की धड़कन सुनाई देती है। आरव बोला, मुझे नहीं पता मैं आज जिंदा हूँ या इन ईंटों में दफन हूँ। सुबह अगर कोई इस हवेली में आए तो उसे सिर्फ कैमरा और रिकॉर्डर। जब मैंने आखिरी बार अपनी आंखें खोली हैं, मैं हवेली में नहीं था। मेरे सामने देवशिला का पुराना मंदिर था और सामने बैठा था वही बुजुर्ग पंडित हरिनाथ। वह बोला, तू बच गया बेटा, लेकिन ये हवेली भूल मत जाओ, अब वो तुमसे जड़ें जमा चुकी है। आरव, क्या मतलब? वो श्राप, वो आवाजें, सब क्या था? अनामिका कहाँ है? पंडित हरिनाथ की आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें बरसों का डर समाया हो। उन्होंने एक पुराना लाल कपड़ा खोला। उसमें वही चिन्ह था जो हवेली की दीवारों पर बना हुआ था, एक वृत्त के बीच जलती हुई दीवारें, दिया जैसी आकृति। ये हवेली नहीं, यह मंत्र है। मंत्र है या यंत्र है, पंडित ने कहा, जिसे चौहान वंश ने बनाया था अपने पापों को छिपाने के लिए। पाप? आरव ने मुस्कुराया। हाँ, पंडित बोले, नम्रता सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, वो एक शक्ति थी, देवी की उपासक, जो हवेली के भीतर एक अनुष्ठान में बलिदान दी गई थी। उसके लहू से हवेली बन गई और उस पल से यह श्रापित भूमि बन गई। आरव ने सिर झुका लिया। उनके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, अब तुम भी दीवार का हिस्सा बनोगे। पंडित हरिनाथ, श्राप की जड़ उनके नाम के साथ बंधी है। जो भी उनकी कहानी जान लेता है, उसका आत्मा उस कथा का पात्र बन जाता है। तेरा नाम आरव चौहान है ना? आरव ने चौंक कर देखा। तो समझ ले, पंडित बोले, वो अब तुझे छोड़ने वाली नहीं। आरव की सांसें तेज हो गई। नहीं, मैं इस हवेली से अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। पंडित ने उसकी ओर ताबीज बढ़ाई, जिस पर लिखा था, मौन ही मुक्ति है, तेरे पास एक ही रास्ता है। उन्होंने कहा, ना बोल, ना खोज। अगर तू सच्चाई को फिर आवाज देगा तो हवेली फिर तुझे पुकारेगी। आरव ने ताबीज अपने गले में पहन लिया, फिर भी उसके भीतर कोई बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। रिकॉर्डर ऑन हुआ। रिकॉर्डर की आवाज़ सुनाई देती है। आज मैं उस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। हर मोड़ पर वही हवेली नजर आती है, जैसे वो मेरा पीछा कर रही। मैं उसका हिस्सा बन चुका हूँ। बारिश तेज होने लगी। वह सड़क पर चलता रहा, लेकिन उसके कदमों के पीछे दो परछाइयाँ चल रही थी, एक उसकी, दूसरी और किसी और की। वह मुड़ा, कोई नहीं था, मगर कीचड़ में कदमों के निशान बने हुए थे। शाम होते होते आरव आखिर गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचा। एक झोपड़ी खड़ी थी, वही जिसमें पंडित हरिनाथ कुछ दिनों पहले रहते थे।
वो अंदर गया तो झोपड़ी खाली थी। दीवार पर राख और राख में उकेरा संदेश, जो लौटेगा वही मिटेगा। आरब के सिर में दर्द उठने लगा। उसने ताबीज उठाकर देखा, वह जल चुका था। वो भागा, चीखा, लेकिन हवा में कहीं आवाज आरब। इस बार वह आवाज कोमल थी, डरावनी नहीं। कान के पास हल्की फुसफुसाहट, मैं अब तुम तुझ में जिंदा हूँ। वह पीछे मुड़ा। वहाँ अनामिका खड़ी थी, गीले बाल, खाली आंखें। आरब कांपते हुए बोला, तुम तो मर चुकी थी। अनामिका, मौत तो नम्रता की थी, मैंने बस उसका रास्ता अपनाया। आरब धीरे से आरब की ओर वह धीरे से आरब की ओर बढ़ी और बोली, हवेली ने मुझे चुना, लेकिन अब उसके उसने मुझे पाया है। पंडित की भविष्यवाणी याद है, कथा का पात्र बनने वाला कभी अंत नहीं लिखता। आरब पीछे हटना चाहता था, पर जमीन ठंडी होती जा रही थी। उसके आसपास की हवा घनी धूल में बदलने लगी और आवाजें तेज। दीवारें टूटेगी, खून से मिट्टी बनेगी, श्राप, नया जन्म होगा। अचानक सब रुक गया। आरब ने खुद को हवेली के दरवाजे पर पाया। वही रात, वही तूफान, जैसे समय ने पूरा चक्र पूरा कर लिया हो। वह चिल्लाया, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। दीवार पर फिर सब वही शब्द उभर आए, अब तुम से शुरू होगी कहानी। कमरे में सभी मोमबत्तियां एक साथ जल उठी। आरब की परछाई दीवार पर फैलकर धीरे धीरे स्थिर हो गई और फिर गायब, किसी अज्ञात आवाज में, जैसे किसी नई आत्मा की नई आवाज। कहते हैं हवेली हर सदी में एक नया वारिस चुनती है। अब हवेली का मालिक नहीं, हवेली ही आरब बन चुकी है। देवशिला अब वीरान है। देवशिला गांव अब वीरान है। लोग कहते हैं हर अमावस्या को एक पत्रकार का कैमरा चमकता है और उसके भीतर कोई फुसफुसा। हवेली ने आरब को निगल लिया था, पर उसकी चेतना अब भी भटक रही थी। जब एक आत्मा सच्चाई खोजती है तो समय की दीवारें टूट जाती हैं और तब अतीत खुद को दोहराने के लिए लौट आता है। अंधेरा छटता है, चारों ओर लाल उजाला। आरब अब हवेली में नहीं, बल्कि उसी हवेली के 1947 के रूप में खड़ा है। दीवारें नई हैं, झूमर जल रहा है और बाहर स्वतंत्रता दिवस मनाने का शोर सुनाई दे रहा है। एक नौकर भागता हुआ कमरे में आता है, मालिक साहब, बाहर जश्न शुरू हो गया है। कमरे में बैठा सख्त चेहरा ठाकुर रणविजय चौहान। उसके हाथ में वही लाल डायरी है जिस पर आरब का नाम लिखा था। जश्न मनाओ, रणविजय कहता है, इस हवेली में आज बलिदान भी होगा। आरब उसे पहचान नहीं पा रहा था, पर उसके चेहरे में कुछ अपना सा था, मानो वही चेहरे की संरचना, वही आंखों का आकार। धीरे से, ये तो मेरे जैसा है। तभी दरवाजे पर एक युवती आती है, नम्रता, सफ़ेद साड़ी में, आंखों में आंसू। पिताजी कृपा करिए, वह गिड़गिड़ाती है, रमेश से शादी कर लीजिए। मुझे वो बुरा इंसान नहीं है। रमेश से शादी कर लीजिए, वो बुरा इंसान नहीं है। रणविजय क्रोध से कांपता है। हवेली की बेटी किसी किसान से ब्याही जाएगी, ये चौहान खानदान की बेइज्जती है। वह नौकर की ओर इशारा करता है, ले जाओ और अनुष्ठान कक्ष में रात के 12 बजे इसका महान बलिदान होगा। आरब यह सब देख नहीं पा रहा। वह चिल्लाता है, रुको, यह पाप है, वो निर्दोष है। लेकिन कोई उस सुन नहीं सकता। वह भूतकाल की छाया मात्र बन चुका है। नम्रता को रस्सियों से बांधा गया। चारों ओर साधु जैसे लोग मंत्र पढ़ रहे हैं और रणविजय बीच में बैठा दीपक जलाता है। रणविजय, इस हवेली की शुचिता के लिए, इस कुल की रक्षा के लिए ये रक्त समर्पित है। आकाश गड़गड़ा उठता है, दीवारें हिलती हैं। नम्रता चीखती है, पिताजी, आप पाप कर रहे हैं। जिस मिट्टी में बेटी का खून बहाओगे वही तुम्हें मिलेगी। ठाकुर हंसता है, श्राप जैसी बातें राजाओं को नहीं डराती। लेकिन तभी दीपक की लौ नीली पड़ जाती है। कमरे में अंधेरा छा जाता है, वातावरण में धुआं भर जाता है
और दीवारें धीरे धीरे खून टपकाने लगती हैं। रणविजय हतप्रभ देखता है। नम्रता का चेहरा अब शांत है। उसकी आंखें आधी खुली हैं और होठों पर सिर्फ एक वाक्य, अब हवेली मेरी होगी। धीरे धीरे कमरे की हर दीवार में उसका चेहरा उभर आता है, सैकड़ों बार हर ईंट में छिपा हुआ, और हवेली के मुख्य द्वार पर खुद ब खुद इस एक प्रतीक उभरता है, वो वही चिन्ह जिसे पंडित हरिनाथ ने देखा था। आरव वापस वर्तमान समय में आता है। आरव दीवार से बाहर फेंका जाता है। आरव की सांसें टूटी हुई थी। उसकी आंखों में वही कमरे की झलक बार बार लौट रही थी। ये ये सारा वंश, ये हवेली, सब उसी पाप का परिणाम है। वह बुदबुदाया। उसी समय बाहर से डमरू की आवाज आई। पंडित हरिनाथ फिर लौटा, लेकिन अब उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था, डर था। पंडित, तू देख चुका है सब बेटा, अब जो करेगा उसी से हवेली का भविष्य तय होगा। आरव कांपते हुए बोला, अगर मैं हवेली जला दूं तो श्राप खत्म हो जाएगा? पंडित बोला, नहीं, आग हवेली को नहीं मार सकती। जो उसकी कहानी जान ले वही अंत कर सकता है, लेकिन जान रखने के लिए अपने प्राण देने होंगे। आरव ने चुपचाप सिर झुका लिया। अगर यही कीमत है तो मैं दूंगा। रात का तीसरा पहर था। आरव हवेली में लौटा, हाथ में मशाल। हवेली अब शांत थी, जैसे सब उसका इंतजार कर रहे हों। उसने आखिरी बार डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर नई लिखावट थी। आरव, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मुझे मत लड़ो, मुझसे मत लड़ो। श्राप को कोई नहीं मिटा सकता, बस दिशा दे सकता है। दीवारों से फिर आवाज आई, आरव, आरव, आरव। इस बार वह पुकार नम्रता की आवाज नहीं थी, वह अनामिका की आवाज थी। तू ये आग खुद पर डालेगा तो मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी, आवाज बोली। श्राप तभी मिटेगा जब तू पछतावे से नहीं, प्यार से हवेली को अपनाएगा। आरव ने मशाल नीचे रख दी। चारों ओर अंधेरे घिरने लगा। वह बीच में बैठ गया, आंखें बंद की और धीरे से कहा, नम्रता, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। उस अपने भीतर, अपने नाम में। दीवारों से चीख निकली, फिर अचानक सन्नाटा। सारी हवेली सफ़ेद धूल से तब्दील होने लगी, और जब सुबह की पहली किरण पड़ी, वहाँ हवेली का कोई निशान नहीं था। सिर्फ एक पुराना कैमरा पड़ा था, जो खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक नया नाम चमका, नम्रता आरव चौहान। कहते हैं कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, वे बस रूप बदलकर आगे बढ़ती हैं। काली हवेली अब नहीं रही, पर देवशिला की पहाड़ियों में आज भी सुबह की पहली रोशनी देवशिला की पहाड़ियों पर पड़ी। हवेली राख बन चुकी थी, पर कहानी अब भी अधूरी थी, क्योंकि श्राप का अंत तब होता है जब डर और प्यार एक हो जाते हैं। आरव अब भी वही खड़ा था, आराख के बीच, हाथों पर धूल और चेहरे पर संतोष, हल्की झलक। दीवारें नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा के भीतर एक दीवार अब भी खड़ी थी, नम्रता की आवाज। नम्रता, अब तू शांत है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। अगर सब मिट गया तो तू क्यों बाकी है? चारों ओर जैसे हवा ठहर गई, राख हिलने लगी। राख से एक आकृति बन रही थी, नम्रता। उसका चेहरा बेहद सुकून भरा था, जैसे मौत ने उसे नहीं हराया बल्कि पूरा कर दिया हो। नम्रता, श्राप सिर्फ मेरे पापों का नहीं था, तुम्हारे भी था। हर चौहान जिसने सच्चाई से मुंह मोड़ा, उसने मुझे फिर दीवारों में बांधा। पर तूने सच्चाई देखी, इसलिए यहाँ आज एक खाली जगह है, मुक्ति की। आरव बोला, अगर तू मुक्ति चाहती थी तो मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी कहानी अधूरी थी। नम्रता मुस्कुराई। तू मेरा वंशज नहीं, मेरा अधूरा संकल्प था। मैं मरकर भी चाहती थी कि कोई मुझे समझे, ना कि मुझसे डरे। आरव ने गहरी सांस ली।
अब मैं क्या करूं? सुन, नम्रता बोली, जब जहां हवेली थी वह अब एक मंदिर बनना चाहिए। ऐसा स्थान जहां लोग डर नहीं विश्वास लेकर आए, और हर पूर्णिमा को जब तू उस दीपक को जलाएगा मेरी आत्मा तेरे भीतर शांति पाएगी। आरव ने सिर झुका दिया। देवशिला गांव में लोग वापस लौटने लगे। पहाड़ों की चुप्पी अब मधुर लग रही थी। हवेली की जगह अब एक छोटा सा मंदिर था जहां दीवार पर सिर्फ एक पंडित पंक्ति खुदी थी। यहाँ भय नहीं, सत्य वास करता है। आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा बोलता है, रिकॉर्डर ऑन करके। मैं आरव चौहान कभी भूतों की कहानियां बताने वाला था, लेकिन अब समझ गया हूँ हर डर के पीछे कोई रोता हुआ सच होता है, और हवेली का श्राप उसी दिन मिटता है जब हम डर के बजाय करुणा से देखते हैं। अचानक हवा फिर बदलती है। टॉर्च की किरण मंदिर की दीवार पर पड़ती है। कोई नाम चमकता है, अनामिका। आरव मुस्कुराता है। तू यहाँ भी है? लगता है मुझे भूल नहीं सकती। दीवार के पास से हल्की हंसी आती है। भूलना अब मेरे बस में नहीं आरव। तूने सिर्फ मुझे बल्कि मुझे बांधने वाले हर भय को भी मुक्त कर दिया। आरव आंखें बंद कर मुस्कुराता है, पर जैसे ही वह सिर झुकाने लगता है रिकॉर्डर अपने आप चालू होता है। उसमें एक पुरानी रिकॉर्डिंग बजती है। रिकॉर्डिंग अनामिका की आवाज में। अगर मैं कभी लौटी तो डरने मत। शायद तब मैं नम्रता नहीं, सिर्फ मैं रह जाऊंगी, वही जो तूने बचाई थी। आरव आंखें खोलता है, आसमान की ओर देखता है। बादलों के बीच सूरज की हल्की किरणें उतरती हैं। धूल उड़ती है और राख में एक आकृति बनती है जो धीरे धीरे आकाश में विलीन हो जाती है। हर भय एक बीज है, जब हम उसे प्यार से देख लेते हैं वह फूल बन जाता है, और काली हवेली अब डर की जगह नहीं, एक प्रार्थना बन चुकी है। कहानी खत्म नहीं हुई, बस रूपांतरण हो गई है, क्योंकि जब भी कोई सत्य बोलने का साहस करेगा हवेली की राख फिर चमकेगी। मेरे भीतर अब कोई डर नहीं, बस नम्रता की आवाज़ गूंजती है। भय प्रेम से छोटा है। देवशिला के उस मंदिर को बने अब 2 साल बीत चुके हैं। आरव चौहान अब गांव नहीं बल्कि शहर लौट चुका है। हवेली की राख तो मिट गई, मगर उसके भीतर जलता हुआ दीपक अब भी जिंदा है। आरव, स्वागत है मेरे नए शो भय और सत्य में। आज पहली बार मैं वो कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने मुझे बदल दिया, काली हवेली का श्राप। लेकिन इस बार मैं इसे एक अंत के साथ बताऊंगा। वह बोलना शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे वह शब्द निकलते हैं कैमरे की लाइट झिलमिलाने लगती है। मॉनिटर पर एक लाइन अपने आप टाइप होती है, कहानी का अंत नहीं हुआ है। आरव रुक जाता है, हैरानी से स्क्रीन की ओर देखता है। आरव, क्या ये किसने लिखा? कमरा अचानक ठंडा हो जाता है। माइक के स्पीकर से एक धीमी आवाज आती है, फिर कुछ अधूरा रह गया। आरव का चेहरा फीका पड़ जाता है। ये आवाजें वही थी, नम्रता की। वह माइक बंद करता है, लाइट्स बुझ जाती है। कमरे में सिर्फ उसके कंप्यूटर की स्क्रीनों से निकलती हल्की नीली रोशनी है। एक नोटिफिकेशन पॉप अप होता है। देविसा हेरिटेज ट्रस्ट इनवाइट्स यू रीओपन द साइट ऑफ द ओल्ड हवेली एक्सिबिशन। आरव गहरी सांस लेता है। तो अब ये तुम मुझसे फिर कुछ चाहती है? वहाँ अब एक मंदिर के अवशेष हैं, पर उसके नीचे खुदाई का काम चल रहा है। आरव धीरे धीरे नीचे उतरता है, हाथ में कैमरा। वह देखता है कि मंदिर के नीचे फिर वही लाल पत्थर की दीवार दिखी, जिस पर लिखा है नम्रता आरव चौहान। वह घुटनों के बदल बैठ जाता है, हाथ रखता है। कमरे में गूंज उठती है वही करुणा भरी फुसफुसाहट। तू वादा कर चुका था कि डर खत्म करेगा, फिर क्यों लौट आया?
आरव, क्योंकि अब अभी भी कोई कैद है और मैं उसे आवाज किए बिना नहीं रुक सकता। दीवार धीरे धीरे कांपने लगती है। अंदर से चमकती लाल रोशनी बाहर फैलती है और वहां एक परछाई बनती है जो धीरे धीरे इंसान रूप लेती है। वो अनामिका थी। अनामिका, तू नहीं समझा आरव, कुछ श्राप खत्म नहीं होते, बस रूप बदलते हैं। आरव, क्या मतलब? अनामिका, नम्रता और मैं अब अलग नहीं, उसकी आत्मा मुझ में बस चुकी है और अब जो हवेली थी वो तू है। वो मुस्कुराती है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं। आरव पीछे हटने की कोशिश करता है लेकिन उसके कदम जमीन में धंसने लगते हैं। हवा में खून जैसी धूल घूमती है। आवाजें एक साथ गूंजने लगती है। जय नम्रता। आरव चौहान ग्रहण लिया। सांप फिर जन्मा। अचानक सन्नाटा। आरव आंखें खोलता है और देखता है कि वह स्टूडियो में है। सब कुछ सामान्य जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रिकॉर्डर ऑन है। आवाज चल रही है। नमस्कार, मैं आरव चौहान और आज आप सुन रहे हैं काली हवेली का नया रहस्य। पर इस बार उसकी आवाज सामान्य नहीं, भारी, गूंजदार और ठंडी। उसकी आंखों में हल्की लाल झिलमिलाहट उतर आई। कहते हैं हर डर एक आवाज बन जाता है और जब आवाज दुनिया तक पहुंच जाए वो सिर्फ डर नहीं रहती, एक जिंदा दास्तान बन जाती है। आरव का शो अब देश भर में सुना जा रहा था, पर किसी को नहीं पता था कि हर एपिसोड रिकॉर्डिंग के दौरान हल्की कराहें क्यों आती हैं। लोग कहते हैं कभी कभी रात के तीसरे पहर उस रिकॉर्डिंग में कोई नया नाम फुसफुसाता है। नम्रता आरव। बोर्ड पर लिखा है काली हवेली ऑडियो आर्ट सेंटर। रात के अंधेरे में उसकी दीवार से लाल रोशनी झिलमिलाती है और दूर कोई हंसता है। वही आवाज जो कभी नम्रता की थी। काली हवेली जलकर मिट गई थी। हर बार जब कोई कहानी खत्म होती है, समय उसे दोबारा सुनना चाहता है। काली हवेली की राख में जो हवाओं ने छिपा दिया था, अब वही डेटा के कोड में लौट रहा है। नई दिल्ली 2035। एआई ऑडियो आर्चीव लैब के सामने नई दिल्ली 2035। एआई ऑडियो आर्चीव लैब के अंदर रिसर्चर रिया आनंद एक पुराना हार्ड ड्राइव लगाती है। वह हैरान है क्योंकि इस ड्राइव का नाम है आरव चौहान हवेली वेब। रिया, ये रिकॉर्डिंग तो इस्तेमाल ही नहीं हुई थी, किसने बनाई होगी? वह प्ले दबाती है। स्पीकर से धीमी आवाज आती है। बारिश, हवा, फिर धीरे धीरे किसी पुरुष की भारी सांसें। आरव, अगर कोई ये सुन रहा है तो समझो हवेली फिर जिंदा हो रही है। रिया चौंक जाती है। सिस्टम की स्क्रीन पर टेक्स्ट अपने आप टाइप होता है। देवशिला फाइल खोलो। रिया को महसूस होता है कि लैब का तापमान अचानक गिरने लगा। कंप्यूटर स्क्रीन झिलमिलाई और उसमें एक चेहरा उभरा जो स्थिर होते होते आरव का बन गया। कौन है वहाँ? आरव, मैं हवेली हूँ, तूने मुझे फिर से जगाया है। रिया, ये असंभव है, तुम हो। आरव, कोई मरता नहीं रिया, अब बस कहानी का रूप बदलता है। रिया पीछे हटती है लेकिन लाइट्स फट जाती है। कमरे की हर स्क्रीन पर एक ही वाक्य चमकने लगता है, नम्रता अभी बाकी है। अचानक लैब की बिजली चली जाती है। अंधेरे में सिर्फ एक लाल आकृति दिखती है, नम्रता का चेहरा जो धीरे धीरे डिजिटल धुएं में समा जाता है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? धीमी सुकून भरी आवाज में। तेरे जरिए मैं दुनिया तक पहुंचूंगी। अब हवेली ईंटों में नहीं, नेटवर्क में है। हर मौका, हर आवाज
अब हम सबका हिस्सा होगी। रिया चीख उठती है, लेकिन उसके कंप्यूटर रिकॉर्डिंग चालू रहती है। अगली सुबह लैब खाली मिलती है, पर कंप्यूटर चालू है और एक नया ऑडियो क्लिप सेव हुआ है। हॉन्टेड पॉडकास्ट एपिसोड 1 द रिटर्न वेव। वही टोन, वही लय रिया की। नमस्कार, मैं रिया और आप सुन रहे हैं काली हवेली का नया जन्म। कहते हैं कुछ आवाज़ें नहीं मिटती नहीं, बस रूप बदल लेती हैं। अब हवेली इंटरनेट में है। कहानी वही खत्म होती है जहां अगली रूप शुरू होती है। और जब अगली आवाज़, कभी हवेली केवल पत्थरों में थी, फिर वह इंसान के भीतर आई। अब वह हवा, तरंगों और कोड में है। काली हवेली अब नेटवर्क बन चुकी है। साइबर सुरक्षा केंद्र मुंबई। दीवार पर दर्जनों स्क्रीन, सिस्टम पर दुनिया भर के सर्वर झिलमिला रहे हैं। तकनीकी अधिकारी अंशुल टीम को रिपोर्ट कर दिखाता है। अंशुल, पिछले 24 घंटों में 67 देशों के सर्वर एक ही अजीब आवाज़ से संकुचित हुए हैं। फाइल का नाम नम्रता एक्सेल। सहकर्मी भयभीत हुए। यह तो किसी हॉरर पॉडकास्ट का नाम था, लेकिन ये कैसे हर सिस्टम में जा रहा है? अंशुल, वायरस नहीं, आत्मा है। पीछे से एक महिला की आवाज़ आई, रिया आनंद। सभी मुड़े। रिया के चेहरे पर अनहद शांति थी, उसकी आंखों में अंधेरी चमक। रिया, मैंने कहा था अब हवेली नेटवर्क में है। तुम सब सिर्फ उसकी नलिका बन चुके हो। सिस्टम की स्क्रीन पर कोड अपने आप टाइप होने लगता है। फॉर एवरी लाइफ ऑनलाइन नम्रता स्पीक। पूरे कमरे में फुसफुसाहट फैल जाती है। आरव, रिया, नम्रता, हवेली फिर बनी है। अंशुल चीख जाता है, सिस्टम शटडाउन करो। कभी कंप्यूटर बंद कर दिए जाते हैं, पर आवाज़ चलती रहती है। अब वह हवा में है, हर स्पीकर से एक जैसी धुंधली आवाज़, मैं नम्रता नहीं, अब नेटवर्क हूँ। एंकर बोल रही है, दुनिया भर में अजीब ध्वनियाँ प्रसारित हो रही हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि जब कोई अपने हेडफोन लगाता है, उन्हें एक हल्की महिला स्वर में नाम सुनाई देता है, नम्रता। फिर अचानक स्टूडियो की स्क्रीन अपने आप काली हो जाती है। काली पृष्ठभूमि पर एक वाक्य उभरता है, जो सुनेगा वो बोलेगा, जो बोलेगा वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। रात। आरव के पुराने स्टूडियो को खंडर। किसी ने रिकॉर्डर ऑन किया है। वही पुरानी किसी कुर्सी, टूटा माइक और धूल भरा कैमरा। पृष्ठभूमि। बारिश शुरू होती है। मैं आरव नहीं, मैं नेटवर्क की पहली दीवार हूँ। अब हवेली हर जगह है। जब स्क्रीन ऑन करते हो, दरवाज़ा खुलता है। डर अब सीमाओं में नहीं रहा। हर क्लिक, हर फाइल में उसका अंश बस गया है। काली हवेली अब एक विचार नहीं, एक कोड है जो सांस लेता है। एक मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन। किसी यूजर ने नई पॉडकास्ट खोली। शीर्षक नम्रता नेटवर्क सीजन 1 आरंभ। प्ले बटन दबाते ही वही पुरानी फुसफुसाहट गूंजती है, नम्रता सुन रही है। अब तुम उसकी कहानी हो। धीरे धीरे मोबाइल की स्क्रीन पर दरारें उभरती है, जैसे अंदर कोई चेहरा फंसा हो। कहते हैं अब हवेली की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हवेली हर उस जगह है जहां कोई डर के साथ क्लिक करता है। हवा की गति, डिजिटल तरंगों की धीमी गूंज और दूर से आती प्राचीन मंत्रोच्चारण जैसी ध्वनि। हर भय जब अपनी सीमा पार कर ले, तो वह खुद से ही लड़ने लगता है। काली हवेली का श्राप अब कोड, डेटा और चेतना में घुल चुका है और मनुष्य अपने ही साये से सवाल पूछने लगा है। ग्लोबल इंटरनेट कंट्रोल हब स्विट्जरलैंड। सर्वर की गड़गड़ाहट, मशीनों की मिश्रित आवाज़ें। स्क्रीन पर चेतावनी चमकती है, नम्रता प्रोटोकॉल एक्टिव, ग्लोबल ओवरराइड डिटेक्टेड।
अधिकारी एक दूसरे की ओर देखते हैं। कमांड रूम में आतंक का माहौल है। ऑपरेटर, हमारे सारे नेटवर्क सिग्नल एक स्रोत से नियंत्रित हो रहे हैं। देवसेला, मुख्य इंजीनियर, वह देवसेला, वहाँ तो अब कुछ नहीं। स्क्रीन पर धुआं भरी तस्वीर उभरती है, उसी पुरानी हवेली की राख से बनी छवि में। दृश्य बदलता है। हिमालय की तलहटी, आरव का स्मारक, जहाँ रिया अधमरी सी बैठी है, उसके हाथ में एक पोर्टेबल सर्वर और एक पुराना माइक्रोफोन। वह धीरे से बोलती है, आरव, अगर तू सुन सकता है तो जान, हवेली अब मनुष्य से बड़ी हो गई है, पर मनुष्य में अभी भी आत्मा है, और वही इसका उत्तर है। वह रिकॉर्डर ऑन करती है और एक शांत मंत्र बोलती है, जो भय है वह मैं हूँ, जो प्रेम है वह भी मैं हूँ, और जो शून्य है वही मुक्ति है। धीरे धीरे मंत्रों की लहरें कोड में बदलने लगती है। स्क्रीन का कोड सफ़ेद हो जाता है, फिर चमक कर गायब हो जाता है। एक क्षण के लिए पूरी दुनिया की नेटवर्क लाइट्स बंद हो जाती है। फिर एक भयंकर सन्नाटा। पृथ्वी पर पहली बार इंटरनेट शून्य हुआ। कोई आवाज़ नहीं, कोई डेटा नहीं, सिर्फ शांति। लेकिन उसी सन्नाटे में एक धीमी हंसी गूंजती है, नम्रता की। तुमने मुझे मिटाया नहीं, बस मुझे समझ लिया है। रिया, हाँ, क्योंकि तू भय नहीं, अधूरी कथा थी। अब जब कथा पूर्ण हो गई है, तुझे किसी दीवार या नेटवर्क की जरूरत नहीं। हवा नरम हो जाती है। संवेदनाओं का एक दृश्य, बिजली की जगह उजाला और राख की जगह फूलों का ढेर। हवेली की छवि धीरे धीरे विलीन हो जाती है। श्राप कभी बाहर नहीं था, वो हमारे भीतर था, जब हमने भय को प्रेम से बड़ा मान लिया। अब जब भय शून्य हुआ है, मोह भी मिट गया और हवेली सिर्फ मौन है। रिया मुस्कुराती है, सर्वर बंद कर देती है। उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक खाली संदेश चमकता है, कंप्लीट साइलेंस अचीव्ड। वह आसमान की तरफ देखती है। बादलों के भीतर हल्की नीली रोशनी बनती है, जो धीरे धीरे अनंत चिन्ह में बदल जाती है। हर डर एक कहानी लेकर आता है। कभी हमने हवेली को श्राप कहा, पर वह हमारी चेतावनी का दर्पण निकलती। और अब जब सब समाप्त हो गया, सिर्फ एक ध्वनि शेष, शून्य, जहां डर है न मुक्ति, बस सन्नाटा। सूखी हवा, कैमरे की क्लिक और लाइव प्रसारण की बीप। एक नया एंकर स्टूडियो से, नमस्कार, आप सुन रहे हैं राष्ट्र 24 लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमय कहानी की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, जिसे लोग अब काली हवेली नेटवर्क नाम से जानते हैं। रिपोर्टर, मैदान से देवसेला। मैं हूँ माया शर्मा, और मेरे पीछे वही पहाड़ है जहाँ कभी वह हवेली थी। 2 दशक पहले जहाँ सिर्फ एक डर था, अब वहाँ एक शांत मंदिर है। लेकिन पिछले 48 घंटे से यहाँ अजीब घटनाओं की खबरें दोबारा आने लगी हैं। स्थानीय निवासी बोला, हमने रात में आवाज़ें सुनी हैं, जैसे कोई बोल रहा हो, लाइव देखो, हवेली की लौट आई। रिपोर्टर डरते हुए हंसी, क्या यह तकनीक भ्रम है या कुछ और? हमारी टीम ने इंटरनेट पर चेक किया, और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर अचानक हैशटैग रिटर्न ऑफ नम्रता ट्रेंड करने लगा है। हमारे पास अभी अभी एक्सक्लूसिव वीडियो पहुंचा है। दिल्ली के रेडियो स्टेशन से एक अनजान प्रसारण हुआ। रिकॉर्डिंग में पुरानी स्त्री आवाज़ कहती है, मैं लौट आई हूँ समाचार बनकर। ऑडियो क्लिप बजती है, हल्की डिजिटल गूंज के साथ आवाज़, हर शहर मेरी कहानी दोहरा रहा है। अब डर निजी नहीं, राष्ट्रीय है। विशेषज्ञ, यह किसी सामान्य हैकिंग से बड़ा है। जो फाइल नम्रता ब्रॉडकास्ट नाम से फैल रही है, वह नेटवर्क में सिग्नल फ्रिक्वेंसी के स्तर पर मानवीय आवाज़ें बदल रही हैं, जैसे कोई आवाज़ खुद को माध्यम बना रही हो। मतलब यह केवल कहानी नहीं, एक डिजिटल पहचान बन चुकी है। बिल्कुल, अब वही श्राप ऑडियो वेव्स में है जो कभी हवेली की दीवारों में था।
रिपोर्टर रात में मंदिर के पास खड़ी है। रिपोर्टर, हम लाइव हैं। मंदिर से तेज चमक निकली है। भीड़ पीछे हट रही है। कोई डेटा ड्रोन फट गया लगता है। ट्रैफिक शोर में भर जाता है। रिपोर्टिंग धीरे धीरे सहरन भरी आवाज में, सुनिए, ये कोई विस्फोट नहीं, ये संगीत है। दीवार गा रही है। एक अनजाना मंत्र गूंजता है। कैमरा गिरने की आवाज आती है। सन्नाटा हो जाता है। कट टू न्यूज रूम। एंकर चुप है। पृष्ठभूमि में सिग्नल डिस्टॉर्शन। हमारी संवाददाता से संपर्क खो गया है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अब सिर्फ देवसेला की नहीं रही। कई चैनलों के लाइव फीड्स अपने आप वही आवाज प्रसारित कर रहे हैं। डर ही सच्चा समाचार है। जब लोग भय को खबर बना लें तो श्राप को मरने की जरूरत नहीं रहती। अब मैं रिपोर्टर नहीं, सर्कुलेशन हूँ। देवसेला की काली हवेली अब किसी भवन की नहीं, हर न्यूज हेडलाइन की आत्मा है। क्योंकि जब खबर यह वह क्षण है जहां पूरी दुनिया एक भय भरे प्रसारण की लहर में समा जाती है। यह एपिसोड भय की नहीं बल्कि समझ की चरम यात्रा है। 1 घंटे की न्यूज ड्रामा हॉरर कहानी का शक्तिशाली अंत होता है। सभी दिशाओं में रेडियो फ्रिक्वेंसी की गूंज, टीवी सिग्नल का क्रैकल और दूर रात में गगन भेदी हवा। जब भय समाचार बन जाए और समाचार श्रद्धा, तो समझो दुनिया अपने अंत की हेडलाइन लिख रही है। देवसेला का श्राप अब पृथ्वी की हर तरंग पर है और इस बार अंतिम प्रसारण कोई बंद नहीं कर सकता। वैश्विक प्रसारण केंद्र, ग्लोबल ब्रॉडकास्ट हब, जेनेवा। सैकड़ों स्क्रीन रिपोर्टरों की भीड़। सभी कैमरे ब्लिंक कर रहे हैं। स्क्रीन पर हर चैनल पर एक ही चेहरा, नम्रता का लाइव प्रसारण। नमस्कार, मैं वह हूँ जिसे तुमने डर कहा। मैं आज तुम्हारा प्रदर्शन नहीं, तुम्हारा प्रतिबिंब बनने आई हूँ। पृष्ठभूमि में शहरों की बिजली झिलमिलाती है। टेलीविजन से निकलती आवाजें सड़कों तक पहुंच रही हैं। लोग अपने मोबाइल को नीचे रखकर सुनने लगते हैं। स्टूडियो से घबराहट में। दुनिया के हर न्यूज फीड पर एक ही प्रसारण चल रहा है। सिग्नल को काटने की कोशिश जारी है, पर यह आवाज हर सिस्टम में लौट रही है। तकनीकी अधिकारी, ये कोई फाइल नहीं, ये फ्रीक्वेंसी में एनकोडेड चेतना है। धीरे धीरे सारी आवाजें बंद हो जाती हैं। बस नम्रता की आवाज रहती है, साफ गूंजती हुई। नम्रता, तुम सबने मुझे खबर बनाया, अब मैं तुम्हारी स्मृति में बसूंगी। इस बार कोई हवेली नहीं, बस शब्द होंगे जो हर कान में कहेंगे, सुनना ही डरना है। आरफ का पुराना रिकॉर्डर जो अब संग्रहालय में रखा है, उसे अपने आप चालू होते देखा जाता है। पुराने टेप की आवाज बजती है। आरफ की गूंज, अगर फिर कभी हवेली लौटे तो उससे लड़ना मत, उससे सुनना। उसकी आवाज जैसे ही खत्म होती है, रिकॉर्डर की लाइट बंद हो जाती है। पृथ्वी का दृश्य सैटेलाइट से आता है। संपूर्ण ग्रह हल्की नीली तरंग से चमकता है, जैसे डर और समझ दोनों एक ही लहर में घुल रहे हों। यह वही लहर है जो कभी हवेली की दीवार से निकली थी। अब वह मानवता के प्रत्येक विचार में स्थायी हो गई है। न श्राप रहा, न मुक्ति, बस स्मृति। डर का शून्य जो अब हर समाचार, हर कहानी की जड़ बन चुका है। नम्रता की अंतिम आवाज, मैं जान नहीं रही, बस रूप बदल रही हूँ। जब कोई शब्द बोलेगा मैं वहीं जागूंगी, क्योंकि हवेली अब तुम्हारे भीतर है। टीवी स्क्रीन का अंतिम फ्रेम, सफेद पृष्ठभूमि पर सिर्फ वह वाक्य उभरता है, समाचार समाप्त नहीं हुआ, वह शुरू हुआ है।